Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In a previous lecture, I taught you meaning of ex ante saving and ex ante investment and investment functions. Today, I am going to discuss about meaning of ex post saving and ex post investment. Meaning of ex post saving and ex post इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद जैसे इसमें हम देखते हैं कि आपका एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग refers to the actual saving in the economy during an year. Means ex post saving refers to actual saving during a period in an economy. Means ex post saving refers to the actual saving during a period in an economy is known as the ex post saving. जैसे आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, किसी इकोनॉमी जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर की जो एक्चुअल सेविंग होती है, या आप कह सकते हैं रिलीज्ड सेविंग, एक्चुअल सेविंग और रिलीज सेविंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी इज नोन एज द एक्स पोस्ट सेविंग। नेक्स्ट आपका है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जैसे इसमें देखो आपका एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स दोनों में अभी जैसे दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। बस आपका जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल रिलीज्ड इन्वेस्टमेंट in an economy during an year. Means ex post investment refers to actual investment during a period in an economy इसको हम लोग कहते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड इन एन इकोनॉमी इज नोन एज द एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग कहेंगे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें दोनों में आपका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग आर एक्चुअल एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम बिकॉज इट इज एन अकाउंटिंग आइडेंटिटी। इसमें बोथ में आपका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग में both are represent the actual investment and actual saving in an
accounting year in an economy, which means practically all savings will be invested. जैसे आपका है y इक्वल टू सी प्लस यस होता है, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। अब यहाँ पर आपका यस इक्वल टू अगर ए एस है मीन्स सेविंग इक्वल टू आपका एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, और इसमें आपका आर वाई इक्वल टू सी प्लस आई है, तो यहाँ पर आपका अगर इसमें आई इक्वल टू होता है एडी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, और यू नो सिंस एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में जैसे आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट यस इक्वल टू आई। अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड वी गेट सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये आपका दिस इज द एट इक्विलिब्री ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, मीन्स वाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग एंड वाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग आपका सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। जब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू नो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा, तो इसमें आपका सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। मीन्स मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्स पोस्ट सेविंग refers to actual saving. Ex post saving refers to actual saving during an accounting year in an economy, and ex post investment refers to actual investment during a period in an economy. Means both ex post investment and ex post saving both are represent to equal at the level of income. Means ex post saving and ex post investment both are represent to equal level of income because it is an accounting identity. Means both are represent at the same level of income in an accounting year in an economy. So which means particularly all saving will be invested. तो उसमें आपकी all savings होगी, ये आपकी invested होगी। तो इसके अकॉर्डिंग यू नो इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। यहाँ पर आपका इनकम y आपका इनकम है और c आपका है कंजम्पशन और यस आपका है सेविंग। इसके अकॉर्डिंग अब इसमें आपका एएस जो होता है एएस इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एडी आपका है एग्रीगेट डिमांड, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई होता है एग्रीगेट डिमांड होता है। तो इसमें आपका एएस जो होता है एग्रीगेट सप्लाई एंड एडी जो है एग्रीगेट डिमांड होगा। मीन्स आपका वाई is natural income, C is consumption, S is saving. Means according to equation first and second we are comparing the LHS of both equation are equal. So इसमें देखेंगे कि आपका C प्लस S इक्वल टू C प्लस I हो जाएगा, तो कंजम्पशन कैंसिल आउट होगा, तो आपका सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें है कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट।
ये आपका है कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जैसे इसमें देखिए, कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आपके एरिगेट डिमांड एरिगेट सप्लाई के इक्वल होगा। इसको जैसे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट मेजर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ओनली। फुल एम्प्लॉयमेंट implies there is equilibrium in labor market. Full employment refers to equilibrium full employment refers to equilibrium in लेवल्स ऑफ मार्केट। जैसे इसमें आपका लेबर मार्केट जो होता है, इसमें जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका लेबर मार्केट होता है, लेबर मार्केट में आपका इसमें जैसे इसमें लेबर मार्केट में आपका देखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी, तो इसमें आपका इसको कह सकते हैं इन लेबर मार्केट में आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में आपका एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा, मीन्स AS इक्वल टू AD। जैसे जितनी डिमांड होगी उतनी आपकी सप्लाई होगी। ये इसमें आपका डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर होगा। तो इस कंडीशन में आपका डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू डिमांड ऑफ सप्लाई होगी। मीन्स डिमांड ऑफ लेबर इन एन इकोनॉमी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ सप्लाई। तो उस कंडीशन में आपका फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। अब इसमें आपका जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर करता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है विच ऑल दोज हु आर एबल टू विलिंग वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर वर्किंग। जो आपका एग्जिस्टिंग वेज रेट होता है, जो वर्किंग्स होती है, दैट इज शोज द फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें आपका फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इम्प्लाई 100%। जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इम्प्लाई 100% एम्प्लॉयमेंट एट इवन अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। तो इसमें आपका टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जैसे हम देखेंगे आपका इसमें आपका जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इम्प्लाई 100% एट इवन अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आपका इस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी, तो उसमें आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक आपका होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा आपका होगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो इसमें आपका जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इट अकर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड when workers have one job and join some other job। जैसे इस कंडीशन में वर्कर्स की वन जॉब होती है और उसमें आपके वर्कर्स होते हैं when workers leave one job। जैसे उसमें आपके वर्कर्स वन जॉब लीव करेंगे एंड ज्वाइन सम अदर जॉब।
तो उस कंडीशन में आपकी अदर जॉब जो है ज्वाइन करेंगे। इट अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ, जैसे इसमें आपकी इस कंडीशन में होगा इट अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। उस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी उसमें आपका परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होगी। जैसे आपका परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स उसका नहीं होगा तो उसमें टाइम आपका जो है, जैसे टाइम रिक्वायरमेंट नीड्स होगी, टाइम रिक्वायरमेंट्स नीड्स होगी मीन्स दे आर सर्च ऑफ जॉब आर ड्यू टू फुलफिल। जैसे इसमें आप देंगे फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व इन वाइंडिंग अप ओल्ड। तो आपकी इस कंडीशन में जो आपके डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जैसे उसमें आपका अप ओल्ड जॉब एंड ज्वाइनिंग द न्यू वंस। जैसे आपकी इस कंडीशन में आपकी जो ज्वाइनिंग होगी ज्वाइनिंग ऑफ न्यू जॉब्स होगी। और उसमें आपका नेक्स्ट कंडीशन होगा, जैसे आपका उसको कह सकते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। तो इसमें आपकी पूरी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। तो इसमें आपका जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स, इसमें आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स सम ट्रेनिंग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज को देयर आर नीड फॉर द सम ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स इन ऑर्डर वर्क विथ न्यू नॉलेज। जैसे इसमें उसको न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, न्यू नॉलेज की ज़रूरत होगी। दे हैव नीड फॉर द ट्रेनिंग। इट अकर्स इन द टाइम पीरियड व्हेन दे आर नॉट वर्किंग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड। जैसे उस कंडीशन में वर्क नहीं कर पाएंगे अगर उसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जैसे उनके पास नॉलेज नहीं होगा दे कैन नॉट वर्क। सो देयर आर नीड फॉर द ट्रेनिंग। उनको जो है ट्रेनिंग की नीड्स होती है। इसमें आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपके ट्रेनिंग की नीड्स होती है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि आपका शॉर्टेज ऑफ वर्क होता है एंड देयर आर मिसमैच्ड बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे सप्लाई ऑफ डिमांड और आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उसमें आपके नीड्स होती है। इसमें आपका नेक्स्ट आपका है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे इसमें आप देखेंगे कि जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होगा और नेक्स्ट आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और आपका इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। तो बी उसी में आपका फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आप देखेंगे उसी में एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है और दूसरा आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, थर्ड आपका है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे बी सेक्शन में आपके देखेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आपका जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। मीन्स इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वर्कर्स बिलिंग। जैसे आपकी एक ऐसी सिचुएशन होती है मीन्स व्हेन अ पर्सन इज नॉट विलिंग। इसमें आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन होती है अ पर्सन सिचुएशन पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क। इस कंडीशन आपके जो पर्सन्स होंगी उसको वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एट द सेम लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग वेट रेट, एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग वेज रेट। जैसे इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग वेज रेट होगा उसमें आपका इसको नीड्स नहीं होती है। आपको इसमें देखेंगे कि जो आपका गिवन एग्जिस्टिंग वेज रेट होता है,
एग्जिस्टिंग वेज रेट में आपका इट रेफर्स टू द सिचुएशन पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग वेज रेट, इट इज़ नोन एज द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स आपके जो वर्कर्स होंगे उनको जो वेज रेटेड होगी उस वेज रेट पे वर्क करना नहीं चाहेंगे। व्हेन द वर्कर्स आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट एनी वर्क थ्रो दे आर फिजिकली एंड मेंटली कैपेबल, जैसे उनको वर्क ऐसे चाहिए जो उनको ऐसे वर्क मिलेंगे जिसके लिए फिजिकली और मेंटली जो है कैपेबिलिटी नहीं होगी, जैसे कैपेबल नहीं होंगे। अगर वो फिजिकली और मेंटली कैपेबल होंगे तो उस कंडीशन में उनकी जो अनविलिंग होती है, अनविलिंग टू एक्सेप्ट एनी वर्क थ्रो दे आर फिजिकली एंड मेंटली कैपेबल। तो इसमें आपका देखेंगे आपका जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट काउंटेड। आपका जो इसमें वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट काउंटेड वाइल मेजरिंग द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आपका इट इज़ डिपेंड्स ऑन द मेजरिंग साइज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें मेन इसका रीज़न होता है आपका वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट काउंटेड वाइल मेजरिंग साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आपका जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये आपका डिपेंड नहीं करता है कि साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे उसमें बेरोज़गारी की दर क्या है या बेरोज़गारी का आकार क्या है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपका डिपेंड करता है कि जैसे आपको ये सिचुएशन होती है व्हेन पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जैसे आपके जो पर्सन्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो आपका जो गिवन एग्जिस्टिंग वेज रेट होता है उस रेट पर वर्क करने के लिए जैसे उनकी इच्छा नहीं होती है। मीन्स जैसे आपका व्हेन वर्कर्स आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट, उनकी इच्छा के अनुसार काम मिलेगा जिसके लिए वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो इसके लिए जो है इसलिए वो वर्क नहीं करते हैं। तो इस तरह का आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आपका है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन होती है, इट इज़ रेफर्स अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क। जैसे उसमें आपका जो एग्जिस्टिंग वेज रेट होता है उस पर ये लोग वर्क करने के तैयार होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क। तैयार होते हैं बस उनको वर्क नहीं मिलता है। मीन्स वर्कर्स होते हैं प्रिपेयर, उनकी इच्छा होती है जो आपका एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पर वर्क करने की, बट दे डू नॉट गेट वर्क, उनको वर्क नहीं मिलता है। आप कह सकते हैं लाइक थ्रू फिजिकली एंड मेंटली फिट दे आर रेंडर अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स सच टाइप ऑफ पीपुल्स दे आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, फिजिकली और मेंटली फिट होने के बाद भी उनको वर्क अगर नहीं मिलता है तो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम लोग इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसमें आपका जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है अगेंस्ट देयर विलिंगनेस टू वर्क, या आप कह सकते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट while estimating the total unemployment in an economy। इसमें आप देखते हैं कि आपका जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट while estimating the total unemployment in an economy। इस कंडीशन में आपका देखेंगे टोटल आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में, तो उसको हम लोग कहेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट।